वेलकम टू करनास कोचिंग सेंटर। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है करनास कोचिंग सेंटर के चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं संघवाद के बारे में। ये राजनीतिक विज्ञान का है, अध्याय नंबर 7। 11वीं क्लास के लिए है, 10वीं क्लास के लिए है। हर बच्चा इसको पढ़ सकता है क्योंकि 10वीं और 11वीं दोनों में समान रूप से संघवाद क्या होता है, संघवाद के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं संघवाद के बारे में। संगठनात्मक सरकार क्या होती है ना, इन सभी के बारे में हम आज जानकारी करेंगे। तो देखते हैं संघवाद के बारे में क्या क्या इस पुस्तक में लिखी हुई है। ध्यान से समझिएगा कुछ बातों को। हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किस लायक हो जाएंगे। तो सबसे पहला हम इसमें जानने के बाद हम ये बता पाएंगे कि संघवाद क्या है। भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या क्या है। केंद्र व राज्य के संबंध से जुड़े मुद्दे कौन से होते हैं, जिसमें विशेष किस्म के बनावट और ऐतिहासिक विशेषताएं वाले कुछ राज्यों के लिए कुछ निर्धारित विशेषताएं प्रावधान करते हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन कर पाएंगे। तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या जान पाएंगे, संघवाद क्या होता है उसके बारे में परिभाषित कर पाएंगे, समझा पाएंगे लोगों को, इसके बारे में जानकारी। अगर हम दूसरे की बात करें तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के बारे में भी जान पाएंगे। तो इन सभी बातों के बारे में हम जानते हैं। आइए देखते हैं इसके चैप्टर के अंदर में हम क्या क्या है। यहाँ पर एक 1947 के भारत का नक्शे का मैप दिया गया है। अगर आपको दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा जूम करके ऊपर से लेके चलता हूँ। तो इसमें साफ नहीं दिया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि वो जम्मू और कश्मीर है, पाकिस्तान है, पंजाब सही से दिख रहा है, फिर राजपूताना दिख रहा है, उसको श्रीनगर कह सकते हैं ऊपर वाले को। उसके बाद संयुक्त प्रांत दिखाया गया है जो उत्तर प्रदेश है, बिहार दिखाया गया है। उसके बाद उड़ीसा दिख रहा है आपको, मध्य प्रदेश दिख रहा है। मध्य प्रदेश के बाद बम्बई है, हैदराबाद है, गुजरात है, दीव दमन है, मैसूर है, मद्रास है, श्रीलंका है और कराईकल है। इन सभी क्षेत्रों को हम आसानी से इसमें देख सकते हैं। जो दिख रहा है हमारे पास असम है। तो ये 1947 के समय का मैप है। इसके बाद हम जानते हैं इसके अंदर में देखिए, ये 2000 का मैप है। अगर 2000 के मैप तो 1947 और 2000 के अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो बहुत सारे क्षेत्रों में विभाजित हो चुका है। वहाँ पे कुछ गिने चुने हमें दिख रहे थे जो उस समय रजवाड़ों की संख्या में या विलय करने के बाद कुछ बड़े शहरों में थे। तो ये सब बात पे हर समय थोड़े थोड़े से विभाजित होते चले गए। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आप तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। राज्य राजधानी आज अगर हम बात करें अभी के तो 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ये सभी के बारे में आप इसमें देख सकते हैं और जान सकते हैं। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप गूगल पे भी जान सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। मैं आपको अगर जानना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में बाद में डिटेल से समझा दूँगा। तो इन सब को जानते हुए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला आगे हमारे पास संघवाद क्या है, देखिए। तो ध्यान समझिएगा संघवाद क्या है। इसको साइड कर देता हूँ। अब ज़्यादा उचित है ताकि साफ क्लियर हो। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर संघवाद के ऊपर में। संघवाद क्या है आप देख सकते हैं, आपके सामने है सोवियत संघ। सोवियत संघ आप जानते हैं दुनिया की महाशक्तियों में से एक महाशक्ति है। तो सोवियत संघ विश्व का एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहाँ शक्तियों का जमाव और आधिपत्य और केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ रही है। मैं शीत युद्ध के बारे में बताऊंगा। जब शीत युद्ध के बारे में मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में आपको सोवियत संघ क्या है, रूस क्या है, इनके बारे में स्वतंत्र रूप से बताऊंगा और उनके अधिकारी क्या है, उनके कार्यकारिणी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जान पाएंगे। तो अब इन सब के बारे में जानते हैं, आगे बात करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण थे वहाँ की शक्तियों का जमाव और अधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ।
तो ये एक लाइन में स्पष्ट हो जाती है। आमतौर पर 12वीं की किताब में है, कुछ बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं। तो समझने के लिए एक ही बात है यहाँ पर लिखी गई है, क्या है उसके प्रमुख कारण क्या थे विघटन के, कि शक्तियों का जमाव और आधिक्यते केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हो गई थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो सोवियत संघ में एक पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। पिछले अनेक साल से, कई सालों से वही राज करती चली आ रही है। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्रों पर रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया है। कुछ और बात करें तो कुछ अन्य राज्यों जैसे चिलोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने देशों का विभाजन देखना पड़ा है। कनाडा ने भी अंग्रेजी भाषा और फ्रेंच भाषी आधार पर विभाजन की संभावनाएं बढ़ गई है। भारत के लिए क्या यह महान उपलब्धि नहीं कि 1947 के दुखद विभाजन और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 6 दशकों से, और ये तो पुरानी किताब हो गई, अगर हम अब तक की देखें तो कई साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी किताब के अनुसार चलते हैं तो पिछले 6 दशकों से वह अपना अखंड एवं स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए है, जो एक अपने आप में बहुत विशाल बात समझी जाती है। अगर हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो एक प्रश्न निकल के आता है हमारे पास, वो क्या है, आखिर इस उपलब्धि का आधार क्या है। हम जानना चाहते हैं कि भारत अखंड किस प्रकार से स्वतंत्र बना हुआ है आज तक बिना किसी रूप से। तो आप जानते हैं, अगर ये आपने जानते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बातों के बारे में जानते हैं कि भारत का संविधान निर्मित किया गया है, भारत की शासन व्यवस्था के बारे में दुनिया में से बहुत बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और क्वेश्चन निकल के आता है, क्या हम यह कह सकते हैं कि इसका काफ़ी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संविधान संघीय व्यवस्था को जाता है। तो ऊपर जितने भी प्रश्न हमने देखे हैं या जितने भी देशों के बारे में हमने देखा है, वे सभी संघीय राज्य हैं, वे एकजुट ना रह सके। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्रकृति और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मैं यहाँ पर एक केस भी पढ़ाता हूँ आपको, जो वेस्ट इंडीज़ के संविधान से लिया गया है, इसकी विशेषताओं में। तो आपने वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट टीम के बारे में अवश्य सुना होगा, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का नाम का कोई देश भी है। तो भारत की ही तरह वेस्ट इंडीज़ भी अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। 1958 में वेस्ट इंडीज़ संघ फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज़ का जन्म हुआ। इसकी केंद्रीय सरकार कमज़ोर थी और प्रत्येक संघीय सरकार की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इस वजह से अन्य संघीय इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कारण 1962 में इस संघ को भंग कर दिया गया। बाद में 1973 की चगुआराम संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों में एक साझी संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मुद्रा और कैरिबियन समुदाय नामक साझा बाजार जैसे संयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया गया। ये कैरिबियन समुदाय के बारे में जानते हैं। कैरिबियन समुदाय यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र है, अगर हम बात करें तो हमारे पास मैप होता तो मैं आपको बताता, लेकिन मैं मैप के बारे में, कैरिबियन समुदाय के बारे में ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। हाल फिलहाल में भी भारत सरकार ने एक समझौता किया है, अंदरूनी तौर पर इसका निरीक्षक बना हुआ है, स्थायी तौर पर नहीं है। इसमें अमेरिका भी है और बाकी लोग भी है, क्योंकि इनसे जो भी स्वेज नहर से गुजरते हुए जाते हैं उनको यहाँ पर बहुत सारे लोग लूटते हैं। फिल्म भी बनी हुई है इसके ऊपर में, कैरिबियन के ऊपर में, तो आप उसके बारे में या कैरिबियन समुदाय के बारे में ज़्यादा डिटेल से जान सकते हैं। अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट कीजिए फटाक से कैरिबियन समुदाय के बारे में। तो कैरिबियन समुदाय की एक साझी कार्यपालिका भी है और सदस्य देशों की सरकारों के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य भी हैं। इस प्रकार वहाँ की इकाइयाँ ना तो एक देश के रूप में रह सकी और ना ही वे अलग अलग रह सकी। ये एक खासियत दिखाई गई वहाँ के संविधान के बारे में। आइए इसके बाद हम बात करते हैं तो भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं हैं। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं। इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी जीवन पर रहते हैं और हमारा एक साझा इतिहास है। खासकर इन दिनों का, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बीच दूसरी
कई समानताएं हैं। इसी कारण हमारे संविधान राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित किया है। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा भी दी जाती है। संघवाद में कोई ऐसा निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होता जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थितियों में समान रूप से लागू हो। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों से भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। फिर भी संघवाद के कुछ मूल अवधारणाओं पर हम विचार करते हैं। आइए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम अब एक एक करके जानते हैं। तो नंबर 1, निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्र स्तर की होती है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान करती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था भी होती है, पर भारत में एकहरी नागरिकता की व्यवस्था को समाहित किया गया है और यही हमारे भारत की सबसे बड़ी खूबियत भी है। तो भारत के अगर संविधान की बात करें तो भारत का संविधान अपने आप में ही एक अनूठी पहलू है, एक अजूबा है जिसका निर्माण इस प्रकार से किया गया है जो अपरिवर्तनीय है। इसमें समय समय पर कार्यकाल के हिसाब से कुछ परिवर्तन तो किए जाते हैं, लेकिन उनको उस प्रकार से बदला नहीं जाता है जिस प्रकार की चीज़ों को निर्मित किया गया है और इस संविधान में लिख दिया गया है। अब हम बात करते हैं, वे अपने क्षेत्र में भी इसी प्रकार के लोगों की दोहरी पहचान की निष्ठाएं होती है। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी होते हैं। जैसे बिहारी बिहार का भी होता है और अगर वो रहे तो इंडिया का भी रहता है। दिल्ली वाले दिल्ली के तो होते ही हैं, साथ में इंडिया के भी माने जाते हैं। जो मराठी हैं वो महाराष्ट्र के तो होते ही हैं, उसके साथ साथ वो इंडिया के भी होते हैं। ऐसे कई तरह से भारत के लोगों के बीच में दो प्रकार की दोहरी नागरिकता या दोहरी पहचान होती है, लेकिन भारत के लोगों के पास एकहरी नागरिकता है बट दोहरी पहचान हो सकती है। जैसे हम में से कोई गुजराती या झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। ये तो बात मैंने अभी बताया आपको। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ उत्तरदायित्व होते हैं तथा वहाँ एक अलग सरकार भी होती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी ज़्यादा लंबा तो नहीं, लेकिन इस वीडियो को आप थोड़ा समझ सकेंगे। सिर्फ संघवाद की परिभाषा तो इसमें आपको अवश्य मिलेगी। उसके बाद मैं एक पूरे चैप्टर का डिटेल वीडियो बना दूंगा, इसे के कई पार्टों में डिवाइड कर दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए, लोगों को बताइए, हमारे चैनल से जोड़िए ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। दोहरी शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी होता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय में जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय तथा केंद्र सरकार का होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषय में भी प्रांतीय और राज्य सरकार भी इसके प्रति जवाबदेही होते हैं। तो इसकी एक और विशेषता के ऊपर हम बात करते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। संघवाद में ही ऐसा होता है। आप जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसी प्रकार से जब दोनों के बीच में टकराव हो, अर्थात केंद्र के और राज्य के बीच में हो, तो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है जो संघर्षों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्र सरकार और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का भी अधिकार होता है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं हम। संघवाद की वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीतिक, सांस्कृतिक, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की स्वीकृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक रास्ता प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाइयाँ या लोग नहीं हैं उनमें से विरोध पनपता है। ऐसी स्थिति में नाराज इकाइयाँ अपने अलग होने की मांग उठा सकती है।
नौबत गृह युद्ध तक आ जा सकता है। बहुत से देशों में इस अनुभव से गुजरा है और गृह युद्ध अक्सर देश को नुकसान पहुंचाता है, कई बार संविधान निर्माण के लिए और कई प्रकार के चीज़ों के लिए। आइए नाइजीरिया में संघवाद के बारे में भी जान लेते हैं। नाइजीरिया में किस प्रकार का है। तो यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो वह संघीय व्यवस्था की एकता लाने में असफल होती है। इसे नाइजीरिया के उदाहरण से समझा जा सकता है। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया दो प्रकार के दिए गए हैं। पहला उत्तरी नाइजीरिया और दूसरा दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे। 50 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। अगर इसके बाद बात करें तो नाइजीरिया की 3 बड़ी जातियाँ एरुबा, इबो और हाउस फुलानी हैं। इसके नियंत्रण में देश के 3 क्षेत्र पश्चिम, पूर्व और उत्तर थे, जिसका नियंत्रण कर रहे थे। इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास भी भय और संघर्ष का माहौल बना। इससे वहाँ की एक सैनिक शासन की स्थापना हुई। 1960 के संविधान की केंद्र और प्रांतीय सरकार संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती थी। 1979 के सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद बने रहे। नाइजीरिया संघ के सामने यह समस्या भी बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा। इस प्रकार नाइजीरिया के विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जाति और आर्थिक मतभेद बरकरार है। इस प्रकार की चीज़ें। आइए अब आ गया आपके पास क्वेश्चंस। कुछ ये क्वेश्चंस आपके लिए एक्टिविटी है। अगर आप जानते हैं तो उसका आंसर कमेंट कीजिए या मेरे पर्सनल नंबर पर भेजिए, व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप नंबर है जो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा या ऊपर दिख रहा है आपको, जिस पर क्या रखा है वो है 80 10 16 47 01। आपको ऊपर मेरे टैग के साथ दिख रहा होगा, तो मेरे चैनल का लोगो दिख रहा है, उस पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की शक्तियाँ कौन तय करता है। तो सिंपल आप इसका आंसर दे सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे को कॉल करें, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। लेकिन आप जानते हैं तो फटाक से कमेंट करके इसको बताइए। दूसरा, संगठनात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टकराव का समाधान कैसे होता है, ये भी ऊपर डिस्कशन हुआ था। अगर आपको मालूम है तो फटाक से कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे अगली